इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं चारुल कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। चलिए करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। तिरुवनंतपुरम में एफसीआरए को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के लिए काम कर रही है और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और आईएसआई मिशनरियों की चिंताओं को लेकर भरोसा दिलाया कि अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर किया जाएगा। रिजिजू ने कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी भी धार्मिक समूह या सामाजिक संगठन को नुकसान पहुंचे। Yes, they have raised it, and I have told them not to worry about anything because our government is working for everybody. So, if there are any misunderstandings, we will address those issues. And the concerns raised by the Christian missionaries also, nothing to worry about that. We will address all those concerns. We will not do anything which will harm any religious group or any social organizations. We are for everybody. Prime Minister Modi ji has already said he is for the welfare of everyone, every Indian. So the propaganda being spread by the Congress and Communist parties are trying to mislead the people of Kerala and trying to get some political mileage. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री या प्रमाण पत्र देने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति को संस्कारित करने और समाज और राष्ट्र के भविष्य को सशक्त बनाने का जरिया है। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो शिक्षा के बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के महत्व और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर विशेष प्रकाश डाला। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब 5 साल में 1000 से ज्यादा दंगे हुए थे। राजभर ने यह भी कहा कि जनता अब अनुभव के आधार पर निर्णय लेती है और वे ऐसे नेतृत्व को समर्थन नहीं देगी जिसने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह समझ गई है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार 5 साल अखिलेश जी थे तो 1000 से ज्यादा दंगे हुए, कर्फ्यू लगे। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, ये मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, ये जो है सैफई में नाच करा के नाच देख रहे थे, बाप बेटा दोनों लोग वहां नाच देख रहे थे, गुलछर्रा उड़ा रहे थे और प्रदेश जल रहा है, कत्लेआम हो रहा है, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे हैं। ये जो है वहां सैफई में मजा ले रहे हैं और इनकी हालत ये हो गई है कि दलित भी इनको समझ गया है। प्रमोशन में आरक्षण इन्होंने खत्म किया। मायावती जी ने 10 जिले का नाम महापुरुषों के नाम से रखा था। कासगंज का नाम कांसीराम नगर रखा था, बदला किसने? अखिलेश जी ने। महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से अस्पताल का नाम मेडिकल कॉलेज का बदल रखा था, तो फिर उसको बदला किसने? अखिलेश ने। 10 महापुरुषों के नाम को चेंज किया अखिलेश ने। और तो और दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में, सरकार जेबा में लोग रखते थे और दलितों के, पिछड़ों के
सामान्य वर्ग की जमीनों पर कब्जा करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता खूब अच्छी बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई परिवारों में मातम पसार दिया है। यहां के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव में शुरू हुई इस त्रासदी में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सबसे खौफनाक ये है कि शराब पीने वाले 6 से 7 लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना पर विपक्ष बिहार की सरकार पर हमलावर है, जबकि एनडीए नेता इस मामले पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और घटना की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मोतिहारी में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई परिवारों में मातम पसार दिया है। यहाँ के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव से शुरू हुई इस त्रासदी में अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सबसे खौफनाक ये है कि शराब पीने वाले 6 से 7 लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना पर विपक्ष बिहार की सरकार पर हमलावर है। बिहार में जहरीली शराब से मौत को पहली बार नहीं हुआ, ना आखिरी ये है। इसके पहले भी हुआ, आंख की रोशनी गई, चाहे वो नवादा हो, सिवान हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, गोपालगंज हो, यहाँ समस्तीपुर हो, आंख की रोशनी तक गई थी। सरकार चेती क्या? शराबबंदी कानून की बात करती है और आंख बंद है सरकार का। ये तो पैरेलल इकोनॉमी है ना शराबबंदी कानून के नाम पर। सत्ता का आर्थिक संसाधन का एक स्रोत है जिसके माध्यम से इनके लोग मोटा गए हैं। 99 लाख के चंदा ले रहा है एक व्यक्ति से, अब फोटो खिंचा रहा है करने मार्ग में जा करके। जबकि एनडीए के नेता इस पर दुख जता रहे हैं और घटना की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लगातार कई बार हम लोगों ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है कि एक बार शराबबंदी के पीछे की सोच सही सोच है, जायज सोच है, पर उसकी आड़ में जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है, उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक चर्चा मंथन होना जरूरी है। देखिए, कोई भी मौत होती है उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि जो इसके चपेट में आ जाता है, और प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करे और सख्ती से निपटे। मेरा तो यही कहना है। घटना की शुरुआत बुधवार शाम को हुई, जब बालगंगा और आसपास के इलाकों में लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया। गुरुवार को प्रमोद यादव की मौत के बाद मामला संदिग्ध लगा, लेकिन शुक्रवार सुबह होते होते स्थिति भयावह हो गई। आशंका जताई जा रही है कि करीब 30 से 40 लोगों ने इस जहरीली शराब का सेवन किया है, जिससे मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र को स्थगित कर 16 से 18 अप्रैल तक महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 16 अप्रैल को यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पहल महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसे 5 राज्यों में चुनाव से जोड़ते हुए विशेष सत्र पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र को स्थगित करके 16 से 18 अप्रैल तक महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया है। जिस बिल के लिए यह सत्र बुलाया गया वो है नारी वंदन कानून 2023, जिसे महिला आरक्षण कानून भी कहा जाता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक सरकार 16 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण विधेयक ला रही है। इसे उन्होंने सरकार की पहल बताया है, लेकिन इसे लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस बिल पर बुलाए जा रहे विशेष सत्र को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जोड़ रही है। सोनिया जी की पहल पर महिला आरक्षण की शुरुआत हुई थी और ये बिल तो पास हो भी चुका है। ऐसा नहीं है कि बिल पास नहीं हो गया था, लागू करना था। इसके अंदर कुछ कानूनी अड़चने हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार इसको लाना चाह रही है। अभी 5-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान ये महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं।
और सारी बातों को जनता के बीच में केवल चुनाव के मद्देनज़र ले जाना चाहते हैं। और इतने मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इस पर ऑल पार्टी मीटिंग्स करनी चाहिए थी। ऑल पार्टी मीटिंग करने के बाद निर्णय लेना चाहिए था। तो निश्चित तौर से केवल चुनावी जो दिन है, क्योंकि हर चीज़ चुनाव से इनको चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष के नेता इस बिल का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को महिलाओं की फिक्र है, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए, महिलाओं का जो महत्व है आदि काल से ही है। बीच में महिलाओं को लोग इधर उधर की बात समझते थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। उनकी सरकार ने महिलाओं को पुनः महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत उनको सर्टेन परसेंटेज जो आरक्षण है उसका बिल ला रहे हैं, स्वागत योग्य। तो ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है 16 अप्रैल से, इसमें से नारी के सम्मान में निश्चित रूप से विधेयक पास हो जाएगा और 2027 में शायद ये लागू भी हो जाएगा। और हम लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का रमण होता है। नारी का अपमान होता है तो महाभारत होता है, नारी का अपमान होता है तो राम रावण का युद्ध होता है। तो इसलिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। सारा देश मोदी जी को बधाई देगा, अभिभूत होगा। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र में अगर ये बिल आता है तो भारतीय संसद में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जा सकता है, जिसमें लगभग 273 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बीजेपी नेता नवनीत राणा का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुर्का पहनने वाली महिला न महापौर बन सकती है और न मुख्यमंत्री। नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके सपनों में भी ऐसी सोच न आए। बयान में राणा ने जोर दिया कि देश में किसी भी स्तर पर बुर्का पहनने वाली महिला को राजनीतिक पद पर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में विवाद शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल नवनीत राणा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कबीर को उसकी 7 पीढ़ियां भी नीचे आ जाएं, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी बुर्के वाली न महापौर बन सकती है और न उनका कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर सपने में भी सपना देखने के लिए 100 बार सोचें। हुमायूं कबीर को उसकी 7 पीढ़ियां भी नीचे आ गई तो वेस्ट बंगाल नहीं पूरे देश में कहीं पर भी बुर्के वाली ना महापौर बन सकती है, ना उनका ही कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर सिर्फ सपने में सपना भी लेने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। ये भूमि राम की भूमि है, राम जी के विचारों की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान की भूमि है। संविधान को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने सीधा कहा था कि संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर मतलब मुस्लिम नहीं, और जब तक ये देश सेकुलर नहीं होगा, जब मुस्लिम ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक ये विचार इंप्लीमेंट नहीं होंगे इस देश में। जबकि विपक्षी नेता नवनीत राणा पर हमलावर हैं। विपक्ष कह रहा है कि पहले नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ सही से कर लें, फिर किसी और को राय दें। देखिए, बुर्खा वाली बनेगी कि महापौर बनेगी कि कौन बनेगा, नवनीत राणा कौन है? उन्हें ठीक से हनुमान चालीसा आता है क्या? पहले उनसे पूछो। वो पूरी तरह हनुमान जी की चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं। उन्हें रामायण का कोई छंद दोहा कह दोगे तो नहीं आएगा, कोई चौपाई नहीं आएगी। और वो बोल रही है कि मैं सबसे बड़े हिंदूवादी हूँ। वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए भारतीय महिलाओं को। तो ये सब बातों को ज़्यादा तूल देने की, गंभीरता देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में महंगाई कम हो, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, कैसे लोगों के जीवन में खुशियाँ हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, एक बार वो निर्दलीय एमपी जीत करके आई थी, लेकिन यही नफरत की राजनीति ने उनको संसद दोबारा नहीं पहुंचने दिया। ऐसे नफरती बयानों से कम जिम्मेदार नेताओं को बचना चाहिए। वो जिस पार्टी में राजनीति कर रही है वहाँ वही सिखाया जाता है। नवनीत राणा के बयान के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बुर्के वाली पीएम की बात राजनीतिक गलियारों में चलती जरूर रही है। दरअसल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के दौरान ओवैसी ने मुस्लिम मेयर बनने की बात कही थी और तभी से इस बात ने जोर पकड़ा हुआ है।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बरपेटा विधानसभा सीट पर शुक्रवार को पहली रैली की, जिसमें भारी भीड़ मौजूद रही। इस रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस और AIUDF पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठ जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही और विकास और सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाते हुए जनता से समर्थन मांगा। असम के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने असम में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को बरपेटा विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी ने अपनी पहली सभा में कांग्रेस के साथ AIUDF पर जमकर हमला किया और गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठ रोकने की बात भी कही। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। सीएम योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते न तो यूपी में दंगा हुआ, ना ही कर्फ्यू लगा और ना ही अब वहां माफिया राज है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है और 9 वर्ष में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है। एक भी दंगा नहीं, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, कोई माफिया नहीं। विकास कार्य धड़ल्ले से डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है तो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। योगी ने कहा कि मैं असम की इस पावन धरा पर आपसे संवाद करने आया हूं। असम की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी समृद्ध रही है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 अन्य अस्पतालों की जांच जारी है। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पूरे मामले की जांच कासिम आबिदी के नेतृत्व में चल रही है। जांच में सामने आया कि नोएडा का एक फर्जी डॉक्टर मरीजों को बेहोश करता था, जबकि दिल्ली का आरोपी खुद को सर्जन बताकर किडनी निकालता था। पुलिस को और बड़े खुलासों की उम्मीद है। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने अभी तक कुल 8 गिरफ्तारी की हैं, जिनमें 5 डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ शामिल है। इस पूरे सिंडिकेट के जो तार हैं यूपी, दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अन्य राज्यों तक जुड़े हुए हैं। कानपुर पुलिस जो है हर एक बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। वहीं जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक प्रिया हॉस्पिटल, न्यू मेटलाइट हॉस्पिटल और आहूजा हॉस्पिटल का नाम सामने आया है। हालांकि 7 से 8 ऐसे अस्पताल और भी हैं जिनकी जांच चल रही है। बहरहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है। डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी के नेतृत्व में यह पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सिंडिकेट में और भी खुलासे हो सकते हैं और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। चलिए बात करते हैं ईरान युद्ध की। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद दुनिया के कई देशों में गैस की किल्लत बनी हुई है। इस बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।
46,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लेकर जा रहा टैंकर ग्रीन सानवी शनिवार सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के करीब है। इसके 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की पूरी संभावना है। यह जानकारी जहाज परिवहन महानिदेशालय ने दी। हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना देश की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम है। इसके अलावा भारत से जुड़े कई जहाज खाड़ी क्षेत्र में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होने के बाद से ग्रीन सानवी 7वां एलपीजी वाहक है जो इस मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहा है। इससे पहले 6 एलपीजी टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, जग वसंत, बीडब्ल्यू टायर, बीडब्ल्यू एल्म और पाइन गैस भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। 58,811 मीट्रिक टन भार वाला ग्रीन सानवी क्षमता के मामले में उन बड़े एलपीजी वाहकों के बराबर है जो पहले भारत पहुंच चुकी हैं। हॉर्मुज पार करके आ रहा एक और जहाज लदी है एलपीजी की बड़ी खेप। भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विशाखापत्तनम शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है, इसलिए यहीं से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में बेहद एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि समुद्र में ताकतवर होना विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विशाखापत्तनम शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है, इसलिए यहीं से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि समुद्र में ताकतवर होना विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्र असल मायने में हमारे विकास का मार्ग है, हमारी कनेक्टिविटी का आधार है और हमारी आर्थिक शक्ति का भी यह स्तंभ है। इतिहास में भी आप देखिए, पिछले 200-300 वर्षों में जिन भी देशों ने मैरीन पावर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास तेजी के साथ हुआ। कॉलोनियलिज्म के दौरान भी स्ट्रांग नेवल पावर वाले देशों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं और भारतीय नौसेना लगातार हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रही है। और आज के डिजिटल युग में समुद्र की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस पर आम लोगों का ध्यान कंपैरेटिवली कम जाता है, और वह भूमिका जुड़ी है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। दुनिया का अधिकांश डाटा इन्हीं केबल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचता है। हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और सब कुछ इन अंडर सी इंटरनेट केबल पर निर्भर करता है। यदि इन केबल को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका प्रभाव केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक कम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क में देखना होगा। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। इस कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। तारागिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया है। इस वॉरशिप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF स्टार,
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा यह 76 मिलीमीटर गन, 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो से भी लैस है। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत किया तैयार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF स्टार मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से लैस, 76 मिलीमीटर गन, 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद। एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो से भी लैस है INS तारागिरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।